नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 12 भारत की बात, अब यहां से भारत के बारे में शुरू है। भारत का पहला भूमि, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन, ये तीनों हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत की भूमि पाते हैं, चैप्टर 12। भारत भारत भूमि पे चलते हैं। पहले मैप ले लेते हैं। इंडिया के रफली डायग्राम बना दिए हम। उसके बाद में अब भारत भूमि, इसका फिजिकल डिवीजन पहले कर लेते हैं। 5 भौतिक भागों में भारत भूमि को बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर के विशाल मैदान। नंबर 1, उत्तर के विशाल मैदान, विशाल पर्वत, उत्तर के विशाल पर्वत। नंबर 2, उत्तर भारत के मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, तटीय मैदान। नंबर 5, द्वीप। अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर के विशाल पर्वत, आप देखेंगे कश्मीर साइड में पूरा का पूरा एक हिमालय का पूरा रेंज आया हुआ है। वहीं कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर भी है, बालातोरो की पहाड़ियां हैं, कराकोरम के पहाड़ियां हैं। और वहीं पे आपको दिखलाई पड़ा K2 गार्डविन ऑस्टिन, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी तो है एवरेस्ट, लेकिन सेकेंड नंबर पर K2 गार्डविन ऑस्टिन। कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पूरा उत्तर के विशाल पर्वत है भारत में। यहां पे टेम्परेचर अमूमन कम ही रहता है। अब आप आ जाते हैं उत्तर भारत के मैदान। ये पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, उत्तर भारत के मैदान। यहां पे बहुत सी नदियां हैं, फर्टिलिटी ज्यादा है उत्तर भारत के मैदान में। जलोढ़ मृदा पाई जाती है और गंगा, यमुना, कोसी, सोन, गंडक, ये सारी नदियों की वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा रहती है। फसल के लिए बहुत ही बढ़िया उपयुक्त है उत्तर भारत के मैदान। प्रायद्वीपीय पठार में आप चले आते हैं नीचे के साइड में, ये सब पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ की मिट्टी एक अलग प्रकार की है। तटीय मैदान, इनके किनारे किनारे पूरा आप देखेंगे तो ये तटीय मैदान, उनके बीच में तटीय मैदान पाए जाते हैं। ये भारत का तटीय क्षेत्र हो गया। और आपका आया नंबर 5 पे द्वीप। भारत में 2 प्रमुखता द्वीप, एक आपका यहां पे देखिए अंडमान निकोबार है और यहां पर लक्षद्वीप है। ये भारत के द्वीप हैं, भारत के टेरिटरी में भी आते हैं। ये पूरा भारत का फिजिकल डिवीजन। आप नॉर्थ ईस्ट में भी जब जाएंगे वहां भी पर्वत ज्यादा हैं, पर्वत पहाड़ियां सब ज्यादा है, वन जंगल ये सब ज्यादा है। और आप यहां पर चले जाएंगे, पश्चिम में चले जाएंगे राजस्थान के साइड में, यहां पर थार का रेगिस्तान है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार में जब हम लोग जाते हैं थर्ड वाले में, तो यहां पर हमको मिलता है मालवा का पठार, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार।
ये और महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी कावेरी में फंसा रहता मामला, कभी गोदावरी कभी कावेरी लोग कहते हैं। एनसीईआरटी में गोदावरी दिया हुआ है, तो गोदावरी आप जाने दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार में हुआ। अब आप इसमें इस साइड में जाते हैं, गुजरात से नीचे की साइड में जब जाते हैं तटीय मैदान में, तो इस रेंज को कोंकण तट कहा गया है। आपने बहुत नाम सुना होगा कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे भी ये बना हुआ है यहां पर। अब यहां पे ये होगा, और इसी साइड में पश्चिम की साइड में यहां पर जब आप जाएंगे केरल के साइड में, तो उसको कहा जाता मालाबार तट। मालाबार तट पर ही सबसे पहले वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। जमोरी वहां का शासक था, वो उसका स्वागत किया था। ये भी फैक्ट आप हिस्ट्री से आप ले ले जान जाए। इस साइड, अब इसके पूर्वी तट में, ये तो हो गया पश्चिमी भाग, वेस्ट लिख देते हैं, और ये हो गया ईस्ट हो गया। इधर आपका हो गया कोंकण तट, इधर नीचे हो गया आपका मालाबार तट, और इधर यहां पे उड़ीसा, यहां पे पश्चिम बंगाल, यहां पे पश्चिम बंगाल डब्ल्यू भी कर देते हैं, यहां पे उड़ीसा है। यहां पर इसको नाम दिया गया है उत्तरी सरकार। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी सरकार यहां तक नाम दिया गया। और इससे नीचे जो पूरा रीजन है पूर्वी साइड में ही, इसको कहा गया है कोरोमंडल तट। ये आपका तटीय मैदान के संदर्भ में पूरी डिटेल जानकारी होगी। द्वीप के बारे में हमने बता ही दिया। अब हम आते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। जलवायु तो आप पूरा बहुत विविध देश तो है ही भारत, इसमें कोई दो राय नहीं। हर दृष्टि से हम लोग विविध हैं, जलवायु भी हमारी विविध है। हम ऊपर देखते हैं कि ठंडा ज्यादा है भाई, जैसे नीचे आते हैं गर्मी ज्यादा है। ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट में भी टेम्परेचर कुछ कम ही रहता है। इधर जब जाते हैं पश्चिम की तरफ जब जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। यही अपने आप में विविधता है, कोई एक फिक्स जलवायु नहीं है। लेकिन अमूमन हम लोग ये कहते हैं भारत की जो जलवायु है वो सब ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये माना जाता है। जलवायु मौसम में अंतर क्या, पहले ये मैं आपको बता दूं। किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो मौसमी गतिविधियां हैं या टेम्परेचर है, जो भी है वहां का जो वातावरण है, उसको हम मौसम कह दिए। और उसी पर्टिकुलर प्लेस में एक साल में पूरा का पूरा उसका जो औसत हुआ, उसको हम उसका नाम दे दिए जलवायु। ये मौसम और जलवायु में अंतर है। मैं मौसम का पूरा साल भर का एवरेज ही जलवायु है, ये आप मान लीजिए। अब यहां पर सब टॉपिकल। अब यहां पे 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं, ठंडी गर्मी और बरसात मान लेते हैं। किसी देश में आप देखते हैं कि 12 महीने ठंडी पड़ती रहती है, 12 महीने, या किसी देश में गर्मी पड़ती रहती है, किसी देश में वर्षा ही बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ सब तीनों मौसम पर्याप्त हर टाइम के हिसाब से होते हैं। अब आप ठंडी को आप देखते हैं तो नवंबर से लगभग फरवरी तक ठंडी हमारे यहाँ आती है। फरवरी या मार्च से थोड़ी सी गर्मी, बसंत ऋतु आता है, उसके बाद हल्का सा गर्मी स्टार्ट हो जाता है। जून तो गर्मी रहती है, जून से अगस्त सितंबर तक थोड़ी बारिश होती रहती, उसके बाद फिर हमारे यहाँ ठंडी प्रारंभ हो जाया करती है। ये हमारे यहाँ का मौसम है, और इसी के अनुरूप हमारे यहाँ विविध फसलें भी उगाई और बोई जाती हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया का। ये आपका हो गया भारत की भूमि जलवायु हमने लिख दिया यहां पे। ये भारत की जलवायु के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई। अब हम आते हैं भारत के प्राकृतिक संसाधन की तरफ। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में क्लासिफाइड कर लिया गया, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, यानी अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या होता भाई, जो एक बार समाप्त हो जाए और फिर दोबारा उसे प्राप्त बड़ी मुश्किल से या बहुत समय लग जाता न हो सके, उसे नवीकरणीय कहा जाता है, यानी नॉन रिन्यूएबल। जैसे खनिज इतना है, एक बार अगर समाप्त हो गया तो भाई फिर उतनी जल्दी फिर तो आएगा नहीं। नवीकरणीय में क्या हुआ, नवीकरणीय में अगर कोई एक चीज समाप्त हो जाए फिर दोबारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल, वन, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भारत की मृदा की तरफ, मिट्टी की तरफ। ये भी भारत का प्राकृतिक संसाधन ही है। भारत की मृदा के कई प्रकार हैं, 4 या 5 प्रकार है इसमें।
जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। मृदा जलोढ़, नंबर 2 काली लाल लैटाइट, काली लाल लैटराइट, नंबर 5 हो गया पर्वतीय मृदा। पांच प्रकार की मेनली यहां पर मृदाएं पाई जाती। जलोढ़ मृदा में आते हैं, ये नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। नदियों के द्वारा मिट्टी निर्मित है। जलोढ़ महीन गाद से निर्मित है और बहुत ही फर्टाइल है। गंगा दोआब में, गंगा जो मैदानी क्षेत्र है वो इन्हीं नदियों के द्वारा ही जलोढ़ मिट्टी यहां पर आई और इसी कारण से यहां पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है गंगा के उत्तरी भाग के मैदान में। काली मिट्टी पे आप आइए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई। ये कपास उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये काली मिट्टी होती है और ये लावा से लावा प्रवाह से और ज्वालामुखी शैलों से निर्मित होती है काली मिट्टी और कम नमी को संचय कर काफी समय तक ये संजोए रखती है। जो नमी मॉइस्चर है काफी टाइम तक इसको कंटेन किए रखती है ये काली मिट्टी। जलोढ़ हो गया, काली हो गया। अब लाल मिट्टी क्या भाई, ये आग्नेय शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलों से निर्मित होने के कारण इनका रंग भी लाल होता है, इस कारण ये लाल मिट्टी कही जाती है। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर के पठार और पहाड़ी प्रदेशों के गर्म और वर्षा वाली जलवायु में ये पाई जाती हैं, ये लैटराइट मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी जो हिमालय की जो घाटियां हैं, घाटियों के बीच में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है सबसे लास्ट। ठीक, ये आपका हो गया मृदा के बारे में छोटी सी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। खनिज अयस्क जिसमें धातु पाए जाते हैं। खनिज, एक होता धात्विक खनिज, एक होता अधात्विक खनिज। लिख दें उसको भी कहीं। अब हम लोग खनिज की तरफ बढ़ते हैं। खनिज, एक होता धात्विक खनिज, एक होता अधात्विक खनिज। वो अयस्क जिसमें धातु पाए जाए वो धात्विक खनिज कहलाता है और जिसमें धातु न पाए जाए वो अधात्विक खनिज कहलाता है। अब धात्विक खनिज में लोहा कोयला और बॉक्साइट, मैग्नीज, माइका, तांबा और संगमरमर, स्वर्ण, पेट्रोलियम, हीरा, ये सब धात्विक खनिज में आते हैं। तांबे की महत्वपूर्ण जो है स्रोत है, जैसे आप देखेंगे तो सिंहभूम बिहार, बालाघाट एमपी, अलवर राजस्थान, ये भारत में तांबे के बहुत बड़े केंद्र है, भंडार यहां पर है। यहां से खनिजों को निकाला जाता है। अब इसके अयस्क को निकाला जाता है, उससे फिर फिल्ट्रेट किया जाता है, तब ये धातु तैयार होते हैं, धात्विक खनिज। बॉक्साइट एमपी और बिहार से, ये जितना जो हम बोल रहे हैं खनिज, इसका प्रत्येक वर्ष डाटा भिन्न भिन्न हो जाता है। इसी का पूरा परसेंटेज यहां पर हम नहीं दे रहे हैं। एनसीईआरटी में मान लीजिए कोई लिखा हुआ तो पुराना डाटा है और हर साल, हर 1-2 साल में वो पूरा इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा उस सारे डाटा बदलते रहते हैं कि कौन सा राज्य किस खनिज में आगे है, किस उत्पादन में आगे है, कि भंडारण में आगे है। तो हर साल का डाटा अलग अलग होता है, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। हाँ, मेन कौन चीज किस चीज कहां पाए तो मैंने अभी बताया, तो ये खाली जान लें। अधात्विक खनिज में अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, हीरा, नमक, ये सब अधात्विक खनिज है, यानी इसमें धातु नहीं पाई जाती है। परमाणु खनिज में अभी आप चले गए, यूरेनियम और थोरियम हमारे क्या प्रमुख रूप से पाया जाता है। यूरेनियम कहां पर, यूरेनियम आपका बिहार और राजस्थान में, बिहार और राजस्थान में यूरेनियम पाया जाता है। और थोरियम हमारा केरल में पाया जाता है। केरल में एक मोनोजाइट रेत,
उस रेत से थोरियम प्राप्त किया था। और ये क्वेश्चन भी आईएएस में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं भाई घूम फिर के, या आप नोटिस कर लें। और ये भी उसी में लिखा हुआ है, जानकारी थी लेकिन उसी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब वन के बारे में आ जाते हैं, फॉरेस्ट के बारे में। ये भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। कौन कौन से वन है हमारे यहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारी वन, ये सब प्रमुख हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सागौन और सागौन मिलनी होते हैं, और यहाँ पर एक जैसा तापमान रहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, न बहुत ज्यादा ठंडी न बहुत ज्यादा गर्मी। वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर होती है, वर्षा होती पर्याप्त ठीक ठाक। फिर आ जाते उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको मानसूनी वन भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। फिर कटीले वन 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, जैसे राजस्थान वाले इलाके में कटीले वन पाए जाते हैं, तो बहुत कम बारिश होती है, इस कारण से वहां पर कटीले वन पाए जाते हैं। क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो भी प्लांट पाए जाते हैं वहां पे पानी कम होने की वजह से उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा न होने पाए और उस प्लांट से पानी ज्यादा बाहर न जाने पाए, इस वजह से रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं। आगे ज्वारी वन, ज्वारी वन में पश्चिम पर्वत, ज्वारी जल से ये आच्छादित रहती हैं। जैसे आप ज्वारी यहां पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में मैंग्रोव पाया जाता है, सुंदरवन बड़ा अच्छा एग्जांपल है यहां पर। तो वो ज्वारी पानी आता है फिर चला जाता है, तो हमेशा नमी पूरा दलदली रहता है, तो उसको ज्वारी वन कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र के वन, हिमालय क्षेत्र की गिरपदी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से ये आच्छादित है। हिमालय के क्षेत्र के वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से आच्छादित है। और क्या भाई, सिंचाई हमारे यहाँ तालाब, नलकूप, कुआं और नहरों से होती है, और सबसे ज्यादा सिंचाई हमारे यहाँ कुएं और नलकूप से होती है। ये आज आपका थोड़ा सा प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और भूमि के बारे में जितना हल्का फुल्का फैक्ट जो आ सकते हैं उसको हमने वहां से फिल्टर किया, फिर मैंने इसको समझाने का प्रयत्न किया। आज का लेक्चर यहीं तक। कल फिर इसी भारत में इंडिया, अब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें इंडिया के बारे में अगले जो भी चैप्टर 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर उसको हम कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।